हेलो एवरीवन, वेलकम टू भारद्वाज एकेडमी। एंड जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा, कैसे यूरोप से पोर्टुगीज बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री विच केम टू इंडिया एंड वो कैसे वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप एंड केनिया के थ्रू इंडिया में आया। एंड देन लेटर वी डिस्कस्ड कि अल्वरेज कैबरल ये पहला पहला यूरोपियन बनता है जो कि इंडिया के सॉइल पे एक नेवल एक्सपेडिशन के थ्रू अटैक करता है और इसे पूरी तरीके से कैलिकट पोर्ट को इसने डिस्ट्रॉय कर देता है। ये अलेक्जेंडर के जाने के बाद, जो अलेक्जेंडर ने यूरोपियन जो हमला इंडिया पे किया था 324-6 BC के अराउंड, उसके बाद ये पहला यूरोपियन, एक कह सकते हो कि आप इंडिया के सॉइल के ऊपर, इंडिया के ऊपर एक हमला था जो यूरोपियन के द्वारा किया गया था। और वास्को डगामा ने कहीं ना कहीं एक नए सी रूट को ढूंढने से एक इंडिया के लिए, एक वो ट्रेड के लिए तो उसने एक रास्ता निकाला, बट उसके साथ साथ अलग यूरोपियन कंट्री के लिए भी एक रास्ता कल को तैयार करके उसने दे दिया, जो कल को इसी रास्ते से डच, डेन्स और इंग्लिश इंडिया में कल को आएंगे और लेटर और फ्रेंच आएंगे, और फिर इसी रास्ते के थ्रू ये आकर फिर इंडिया पे पहले ट्रेड के लिए आएंगे, फिर और इंडिया को एक कॉलोनी के रूप में फिर लेटर पीरियड में देखेंगे कि एक कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी इंडिया की। तो इस सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक मैप दिखा देता हूँ ताकि आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो ये हमारा वर्ल्ड मैप है। आप यहाँ देखो, ये पोर्शन जो है ये आपका स्पेन और यहाँ पे आपको पुर्तगाल है। तो अब यहाँ से फिर आप देखोगे, इससे दोनों पुर्तगाल और स्पेन के बीच में कंपटीशन था, और पुर्तगाल जो है ये पहला ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस के बाद हमने देखा कि ये कैसे वेस्ट अफ्रीका कोस्ट से होते हुए सदर्न टिप पे आते हैं, और यहाँ पे केप ऑफ गुड होप की खोज 1488 में ही हो रखी होती है। और वास्को ड गामा इस रूट से आते हुए केप ऑफ गुड होप से यहाँ से फिर ये मोजाम्बिक चैनल के थ्रू मोजाम्बिक पहले पहुँचता है, और यहाँ से मोजाम्बिक चैनल के थ्रू होते हुए ये कीनिया आपको आया। और फिर यहाँ पे कीनिया में इसे अब इन माजिद, इसे यहाँ पे जो इंडियन एक मर्चेंट था जो गुजरात में से ट्रेड किया करता था, गुजराती मर्चेंट था, इसने वास्को की हेल्प करी, और फिर ये केनिया से ये इंडिया के कैलिकट पोर्ट पे आप देखोगे कि ये कैलिकट में आया, और कैलिकट पे इसे आने के लिए और कैलिकट यहाँ केनिया से किसी कैलिकट पोर्ट आने में हार्डली 23 डेज लगे थे। और इसका इतने कम दिन लगने का जो मेजर रीज़न था वो था यहाँ से मानसून विंड्स का नॉलेज जो इंडियन मर्चेंट्स को और अरेबियन मर्चेंट्स को हुआ करता था उस वक्त पे। इस मानसून विंड्स के हेल्प से ही ये इतनी जल्दी यहाँ पे आया। और आप अगर याद करोगे तो मैंने पढ़ाया था, ये जुलाई 1947 में पुर्तगाल से निकलता, और आप इसे देखोगे कि अराउंड अप्रैल तक ये लगभग 10 महीने इसे लगे यहाँ आने पहुँचने में। एंड विद इन 10 मंथ्स के बाद, आफ्टर 10 मंथ्स देखते हैं, 10 मंथ्स के बाद ये सिर्फ विद इन 23 डेज में ही ये इंडिया पहुँच गया। तो इसका बड़ा जो आप कह सकते हो, और इतने कम दिन का जो अचीवमेंट जो ये थी 23 डेज की, इसका क्रेडिट हम कहीं ना कहीं अहमद इब्न माजिद को ही देना चाहेंगे, क्योंकि उसने ही वास्को की हेल्प करी और इतने दिन में ये पहुंच गया। और इस वास्को डिगामा के द्वारा इस नए सी रूट की ढूंढने के ही रिजल्ट को देखते हैं कि बाद में इंडिया कॉलोनाइज होती है, और अदर यूरोपियन कंट्रीज जो है इस रास्ते से ही, इसी रास्ते के थ्रू आपको फ्रेंच, डच, डेन्स और इंग्लिश जो है इसी रास्ते के थ्रू आते हैं, और बाद में फिर हम इंडिया की कॉलोनाइजेशन में भी एक ये रास्ता नहीं, आप हम कहें तो एक अहम भूमिका निभाई है। तो हम ये समझते हैं कि इन्होंने मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्री, सारी यूरोपियन कंट्रीज में इस रास्ते को ही क्यों फॉलो किया। तो मेजर रीजन जो था इसका यही था, जैसे कि मैंने पहले भी लेक्चर्स में समझाया, कि जो पहले की ट्रेड हुआ कर रही थी वो अगर सी रूट को थ्रू हम देखें तो पर्शियन गल्फ के थ्रू, और इधर से फिर रेड सी के थ्रू हो रही थी, और लैंड रूट में आप इधर से जा रहे थे, और बीच में आपको इटली यहाँ पे एज अ मिडिल मैन, अरब्स एज अ मिडिल मैन, एंड देन इटली एज अ मिडिल मैन फॉर द यूरोप यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी, और यूरोप के जो है वो इटली के थ्रू ही सारे गुड्स जो हैं यूरोप में पहुँच रहे थे। बट आफ्टर द ऑटोमन्स कंट्रोल क्या हुआ कि ये सारी रूट्स पे ऑटोमन्स का कैप्चर हो गया, और
इन्होंने कंप्लीटली ट्रेड को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया यूरोपियंस के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा ट्रेड टैक्सेस बढ़ा के। इसके कारण क्या हुआ कि गुड्स बहुत महँगे हो गए थे। और पेपर जो है वो इनके लिए सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता था, आज से नहीं, काफ़ी सेंचुरीज़ से ही इनके लिए एंशिएंट पीरियड से ही पेपर काफ़ी इम्पोर्टेंट था, और स्पाइसेस की ट्रेड इंडिया से यूरोप के में बहुत सालों से हो रही थी। इवन हम अगर देखेंगे तो बहुत सारे तो, हमें अगर बात करें तो 1000 बीसी, 1200 बीसी की से भी पहले की हमें बहुत सारी इजिप्ट में और अदर प्लेसेस पे हमें देखें तो एविडेंसेस मिले हैं। तो जब 15th सेंचुरी में जब ये रूट यूरोपियंस के लिए ट्रेड के लिए बंद हो गया, तो उनके पास ये ऑप्शन ही एक बचा था। और दूसरा एक और रीज़न, जो मेजर रीज़न था, ये रूट जो है आप जो अभी देख रहे हो, ये जो न्यू रूट हमने देखा, ये रूट जो है, सी रूट जो है, वो एक तरह से देखा जाए तो सेफेस्ट रूट था यूरोप के लिए। और सेफेस्ट क्यों था? सेफ इसलिए था क्योंकि यूरोपियंस के अलावा कोई भी पावरफुल नेवी किसी भी कंट्री के पास उस वक़्त नहीं थी। और लैंड रूट पे ऑटोमन्स का कंट्रोल था और बहुत सारी अदर कंट्रीज़ भी हुआ करती थी, बट सी रूट पे किसी का भी कंट्रोल उस लेवल पे नहीं था, और ख़ास करके पोर्तुगीज़ की जो शिप जब हुआ करती थी, वो काफ़ी ज़्यादा उस पीरियड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थी। तो आपको एक चीज़, जब वास्को पुर्तगाल से इंडिया आया, और जब इंडिया से ये पुर्तगाल वापस लौटा, तो उसने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि कोई भी ऐसी शिप जो है वो नहीं थी इस पूरे रीजन में, इसके पूरे ट्रेड रूट और इस रूट, सी रूट में, जो पोर्तुगीज शिप्स को एक तरह से अपोज कर सके। और पोर्तुगीज शिप जो है किसी भी अदर शिप्स को अपने मन मुताबिक कभी भी कैप्चर कर सकती थी और इसे डिस्ट्रॉय कर सकती थी। तो उससे इन सबको एक रियलाइजेशन हुआ कि दे वर द स्ट्रॉन्गेस्ट इन शिप, एंड यही एक रीजन था कि इससे इनका मन और मनोबल और बढ़ता है, और फिर अल्वारेज जो है वो कैनन लोडेड शिप्स के साथ इंडिया में आता है 1500 में, और इसने फिर कैलिकट पे बम्बार्डमेंट शुरू कर दी। सो दिस सी रूट जो है, ये बिकेम द सेफेस्ट रूट फॉर ट्रेड फॉर द यूरोपियंस। और इनसे इन्हें बहुत फ़ायदे थे। पहले सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो ये था कि अभी जो इन्हें सबसे ज़्यादा पेपर और स्पाइसेस जो हैं ये ट्रेड कर रहे थे, पेपर एंड अदर स्पाइसेस। और इस ट्रेड में इन्हें कोई भी मिडल मैन नहीं मिला, नहीं था। इस डायरेक्ट थी यूरोप, इंडिया और यूरोप के बीच ये डायरेक्ट ट्रेड हो रहा था। कोई भी मिडल मैन नहीं होने के कारण मैक्सिमम प्रॉफिट था। और क्योंकि सिर्फ अभी यूरोपियंस में सिर्फ पोर्तुगीज़ ही इंडिया को आए थे, तो पोर्तुगीज़ के थ्रू ही ये जो है स्पाइसेस, स्पेशली पेपर एंड अदर स्पाइसेस जो है वो यूरोप में जा रहा था। तो पोर्तुगीज़ जो हैं वो मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर पा रहे थे पेपर ट्रेड के थ्रू। और इस रूट को ही फिर आगे चल के बाकी यूरोपियंस ने ही फॉलो किया। और कोई भी ऐसी नेवी नहीं थी उस पीरियड में जो कि इनकी सुपीरियर नेवी को टक्कर दे सके एट दैट टाइम। सो ये रीज़न ही फैक्टर्स जो थे, यही मेजर फैक्टर्स थे जो कि सी रूट को पुश करते हैं ट्रेड के लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे फिर जो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल जो है वो 1502 में, ये अल्वारेज, सॉरी, 1500 में 1500 में कैब्रल जो है ये पुर्तगाल वापस चला जाता है। और फिर 1502 में वास्को डी गामा वापस इंडिया को आया। और जैसा कि अभी तक आप जान रहे होंगे, आप मोस्ट ऑफ द पीपल, तो इन्होंने, हम जैसे हमने भी क्लास में नाम लिया इसका, वास्को डी गामा का। और अगर हम बात करें तो अभी तक हमने सारे लोगों ने यही समझते थे, जहाँ तक कि मैं भी बहुत हद तक यही समझता था कि वास्को डी गामा को हम एक रेस्पेक्ट की नज़र से देखते थे, क्योंकि इन्होंने सी रूट ढूंढा था और ट्रेड इंडिया और यूरोप के बीच एक डायरेक्ट लिंक इस्टेब्लिश करी थी। बट आफ्टर नोइंग हिम एंड व्हाट ही डिड विद इंडियंस एट दैट टाइम, आपको लगेगा कि ये इसके लिए आप जो भी इज्जत और जो भी आपके मन में एक सम्मान की स्थिति है, वो आप कंप्लीटली यहाँ पे लूज कर दोगे। वास्को डी गामा जब कैलिकट के पास आया, तो जैसा कि पहले से आप थोड़ा मैं बता देना चाहूँगा यहाँ पे कि मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियनिटी में है जो एक वॉर चलती आ रही थी, और इन दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। तो वास्को डी गामा जब कैलिकट पोर्ट पे आया था, और फर्स्ट टाइम जब आया था, उस समय भी अरब मर्चेंट्स जो थे वहाँ पे, ये बिल्कुल ही इस चीज़ को लाइक नहीं करते थे और अगेंस्ट थे, क्योंकि उनकी एक मोनोपोली जो थी ट्रेड में, वो कहीं न कहीं टूटने वाली थी। तो अरब मर्चेंट्स पसंद नहीं करते थे और नहीं चाहते थे कि वास्को डी गामा या फिर अदर यूरोपियंस यहाँ पे आएँ ट्रेड करने के लिए।
और वास्को डी गामा भी नहीं चाहता था कि अरब्स और जामोरिन जो है अरब्स को यहाँ पे ट्रेड करने दो, और वो चाहता था कि मैं ही खुद ही ट्रेड करूँ और सिर्फ मुझे ही अलाउ हो यहाँ पे ट्रेड करने को। बट जामोरिन ने इसे अलाउ नहीं किया था, एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं दिए थे, ट्रेड करने के राइट्स तो दिए थे पर एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं दिए थे। तो जब ये 1502 में वास्को डी गामा वापस आता है, तो इसे कैलिकट पोर्ट के पास एक शिप इससे जो कि मक्का से पिलग्रिमेज को लेके आ रही थी, उसमें उसमें अराउंड जो है देखते हैं हम 400 पिलग्रिम्स जो थे उसमें उस शिप में थे, और उन सभी को इसने क्या किया कि जला के और टॉर्चर से, बहुत ही टॉर्चर से सबको मार दिया, और फिर पूरे शिप को इसने लूट लिया। और फिर जब कैलिकट पहुंचा तो जामोरिन ने इसे एक शांति का प्रस्ताव भेजा, बट इसके लिए इसने दो कंडीशंस पुट फॉरवर्ड किए। फर्स्ट, पहला था कि जो भी बम्बार्डमेंट और किया था कैब्रल ने, और जो भी लॉसेज का उसके कारण कैब्रल को हुई, उसका आप कंपनसेशन देना होगा। एंड दूसरा इसने रखा कि मूर्स जो कि उसे मुस्लिम ट्रेडर्स थे, उनको वहाँ से यूरोप, सॉरी, कैलिकट से ट्रेड के लिए मना कर दिया जाए, उन्हें हटा दिया जाए। और इन दोनों ही कंडीशंस को जामोरिन ने कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद हम देखते हैं कि फिर से वास्को डी गामा ने जो सेम काम कैब्रल ने किया था, वो सेम काम अब ये वास्को भी करेगा, और इसने भी कैलिकट पोर्ट को कम्प्लीटली बम्बार्डमेंट्स फिर शुरू कर दी, और 2 दिनों तक ये कैलिकट पे हमला करता रहा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो एक कैलिकट जो सेफ हेवन था ट्रेड के लिए, वो कैसे यूरोपियंस ने अपने फ़ायदे के लिए कम्प्लीटली इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और और यहीं से हम देखते हैं कि कैलिकट का डिक्लाइन शुरू हो जाता है। वास्को डी गामा एंड पोर्तुगीज ने ट्रेड को एक तरह से देखें तो वॉर में तब्दील कर दिया था, और ट्रेड शिप्स जो है वो वॉर शिप्स में कन्वर्ट हो गई थी। एंड एंड गन बिकेम a tool of commerce। गन की नोक पे और कैनन के डर से इन्होंने ट्रेड को इंडिया इंडिया के राजाओं को और इनको मजबूर करा। फिर हम आगे देखते हैं कि यहाँ से फिर ये कैलिकट को बम्बार्ड करने के बाद ये वापस से कोचिन गया, और फिर कोचिन से होने के बाद ये कैनानौर गया, कन्नूर आप कह सकते हो आज का। ये एक्चुअली कन्नूर ही है, इन्होंने ये यूरोपियंस का वर्ड को बोलने का एक मिस प्रोनाउंसिएशन के चलते ये कैनानौर हो गया है, बट ये है कन्नूर ही। एंड इसने इस 1503 पे कन्नूर रीजन पे एक सेकंड फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी। बहुत सारे हिस्टोरियंस जो हैं वो 1503 के साथ साथ 1505 का भी एक डेट देते हैं जब सेकंड फैक्ट्री कन्नौर रीजन में इस्टेब्लिश होती है। हम इस समय दोनों ही डेट को याद रखेंगे फॉर द एग्जाम पर्पस, और जो इसमें से अगर ऑप्शंस में आएगा, अगर आता है तो हम उस चीज़ को दोनों में से किसी को भी टिक करेंगे। So after establishing a factory at Kannur region, Vasco da Gama left for Portugal, and he left back few ships, around 5 ships, to protect his factories, to protect the two factories at Cochin and Kannur region में। एंड फिर लेटर हम देखेंगे कि ये इन नेक्स्ट में ये अगेन इन 1554 वास्को डी गामा रिटर्न्स बैक as the viceroy of Portuguese in India। सो हमने अभी देखा कैसे कैलिकट पोर्ट, जो कि एक सेफ हेवन हुआ करता था ट्रेड के लिए, एक पीसफुल ट्रेड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट उस समय के पीरियड का एक ट्रेड पॉइंट था और पोर्ट हुआ करती थी, वो कैसे पोर्टुगीज़ ने अपने फ़ायदे के लिए इसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और धीरे धीरे फिर कैलिकट पोर्ट का डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद कोची पोर्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है फॉर अ फ्यू ईयर्स, एंड देन गोवा पोर्ट भी जो है आपको मोस्ट प्रोमिनेंट उभरती है ड्यूरिंग द पोर्टुगीज ओनली। सो
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ दैट पीरियड, जहाँ पे आप देखोगे कि चाइनीज़ ट्रेडर्स, पर्शियन ट्रेडर्स, यूरोपियन अरेबियन ट्रेडर्स और इवन इंडोनेशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन ट्रेडर्स भी आपको कैलिकट पोर्ट पे उस समय जो ट्रेड कर रहे थे, पीसफुल ट्रेड का एक मेजर सेंटर हुआ करता था जिसके थ्रू यूरोप में गुड्स जाया करती थी, वो अब धीरे धीरे डिक्लाइन में पोर्टुगीज के कारण चली जाएंगी और बाद में फिर दूसरी पोर्ट्स जो हैं, इंडियन पोर्ट्स जो हैं, वो एक मेजरली नए शेप में डेवलप करेंगी एंड दे विल टेक द प्लेस ऑफ कैलिकट। सो अब हम यहाँ पे इस क्लास को मैं एंड कर रहा हूँ एंड और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कैसे वॉइस पोर्टुगीज के नए वॉइसरॉयर्स इंडिया में अपॉइंट होते हैं और उनका क्या रोल रहता है पोर्टुगीज एम्पायर को इंडिया के अंदर डेवलप करने में, और कैसे फिर धीरे धीरे पोर्टुगीज एम्पायर का इंडिया के अंदर डेवलपमेंट प्लस एक्सपांसन होती है और पोर्टुगीज जो है वो एक तरह से एक मोनोपोली सी रूट एंड सी ट्रेड में डेवलप कर लेते हैं। तो बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में और आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। सो फॉर द टाइम बीइंग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ भारद्वाज एकेडमी एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।